पिछला टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा था द ईयर ऑफ डिप्रेशन पार्ट 2, है ना। उस पार्ट 2 में हमने क्या देखा था कि अमेरिका का सपोर्ट जब जर्मनी को मिलना बंद हो गया था, तो जो जर्मनी की स्थिति में थोड़ा सुधार 1924 से 1928 के बीच में हुआ था, वो सुधार खत्म हो गया। अब जर्मनी की और बहुत ज्यादा दुर्गति हो गई, ठीक है। और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, लोग लाइन में खड़े होते थे पर्चा लगा के, तख्ती लगा के कि हमको कोई भी काम दे दो। तो बहुत सारा लोग लाइनों में, जहाँ पे 2-4 जॉब होता था वहाँ भी बहुत सारे लोग आ जाते थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ रही थी। ये सारा चीज़ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। और एक बात जो आपको कहना है कि पिछला जो वीडियो मैंने डाला था, कोई भी बच्चे ने उसे नहीं देखा। अगर आपका रिस्पांस इस तरह से रहेगा स्टूडेंट, तो ये ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। आप अपने भविष्य को अंधकार में क्यों डाल रहे हैं? यानी कि जो भी हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपके लिए है, आपके भलाई के लिए, आपका एजुकेशन जारी रहे। जो विपरीत कंडीशन है, अभी एडवर्स जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप पढ़ाई से जुड़े रहें, इसका हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप मोबाइल पेरेंट्स से ले लेते हैं और उस मोबाइल में गेम खेलते हैं, ठीक है, आप वीडियो को नहीं देखते हैं। तो ये नहीं देखने से नुकसान किसको होगा अल्टीमेटली, जरा सोच के देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख लेंगे तो हमको अवार्ड मिल जाएगा। आप वीडियो देखिए, समझिए, अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा लॉयल होइए, सिंसियर होइए, क्योंकि आप क्लास 9th में आ चुके हैं और अभी सिंसियर नहीं होइएगा, समय लौट के वापस नहीं आएगा। जो समय बीत रहा है वो बीत रहा है, ठीक है। तो वीडियो को देखना जरूर है और क्वेश्चन भी पूछना है, तब ना हमको लगेगा कि नहीं, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो उसका रिटर्न आ रहा है, बच्चे उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं समझ में आता तो भी बोलना है कि सर हमको समझ में नहीं आता है, क्या उसको हम देखेंगे कि फिर कुछ और तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, है ना। कुछ तो बोलना होगा ना, कुछ तो रिप्लाई देना होगा कि आखिर क्यों नहीं देखते, क्या वजह है, ठीक है। तो आप बताओगे कि क्या दिक्कत है, नहीं तो फिर वीडियो बनाना बंद हो जाएगा। तो हम बता रहे थे कि किस तरह से सिचुएशन चेंज हुआ जर्मनी में। लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए थे, 6 मिलियन लोग बेरोजगार थे, किसी को कोई काम नहीं था। और इस तरह की जो खराब परिस्थिति थी जर्मनी की, जो दिनों दिन स्थिति बिगड़ती जा रही थी, इससे क्या हो गया कि पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर था जर्मनी का, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर वो पूरी तरह से चेंज हो गया। लोग बदलाव चाहने लगे। अच्छा, हमारे देश में कुछ गलत अगर होता है, सरकार अगर कुछ गलत कर रही है, आम लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं, उससे कष्ट हो रहा है उनको, तो सरकार, लोग क्या चाहते हैं कि इस सरकार को बदल देना चाहिए, ठीक है, इस सरकार को बदल देना चाहिए। और जर्मनी में जितनी सारी तकलीफ हो रही थी, लोगों को जितना दिक्कत हो रहा था, तो लोग भी चाह रहे थे कि जो वाइमर रिपब्लिक है, जो शासन कर रही है, जो कंट्रोल कर रही है, उसे अब हटा देना चाहिए। उसमें प्रॉब्लम का, उसके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। और इतने सारे लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं, बेरोजगार हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, सारा दिक्कत का सामना वो कर रहे हैं। Weimar Republic seemed to offer no solution to these problems. Weimar Republic के पास जो विकट परिस्थिति थी जर्मनी की, उसका कोई समाधान नहीं था, ऐसा लोगों को लग रहा था, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है। Because the Weimar Constitution had some inherent defect, ये पहले भी बताए थे फर्स्ट सेकंड वीडियो में भी कि वाइमर रिपब्लिक में कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट थे जिसको कि हम बाद में बताएंगे। तो वो आज बताने का मौका आ गया है कि क्या इनहेरेंट डिफेक्ट था वाइमर रिपब्लिक में। तो सबसे बड़ा जो डिफेक्ट था
वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि जर्मनी में हमको इलेक्शन कराना है, ये जर्मनी है, ठीक है पूरा, और उसमें हमको इलेक्शन कराना है, हमने 8 भाग में बांट दिया इसको, या मान लीजिए कि 8 कैंडिडेट वहां पे खड़े हुए, और 8 कैंडिडेट इलेक्शन में भाग लिए, 8 अपने अपने सीट पे जीत गए, और 8 अलग अलग पार्टी के थे। अब सरकार कैसे बनेगी? 8 अलग अलग पार्टी के हैं, किसको पावर दिया जाएगा, किसको क्या होगा? तो ये वहां की दिक्कत है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरह का सिस्टम बनाया गया था। तो अब क्या होगा ऐसी परिस्थिति में कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि जिस कैंडिडेट को जितना परसेंट वोट आया है, मान लीजिए कि किसी को 10% आया, किसी को 20% आया, किसी को 40% आया, किसी को 5% आया, है ना, किसी को 30% आया, इस तरह से परसेंटेज में, अलग अलग परसेंटेज में कैंडिडेट को वोट्स मिले। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन भी इसी तरह का होगा। इसी में से किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाएगा, किसी पार्टी वाले को, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, किसी को होम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, किसी को इरिगेशन विभाग दिया जाएगा, एग्रीकल्चर विभाग दे दिया जाएगा, किसी को रेलवे, यानी कि अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग तरह के सीटों पर रहेंगे। और क्या होगा इसमें, क्या दिक्कत आएगी कि कभी भी ये ढंग से शासन कर नहीं पाएंगे। मान लीजिए अपने देश में समझते हैं कि एक ऐसा सरकार जिसमें कि कांग्रेस भी हो, बीजेपी भी हो, बहुजन समाज पार्टी भी हो, समाजवादी पार्टी भी हो, आरजेडी भी हो, जदयू भी हो, सारा चीज एक ही साथ हो, तो क्या कभी तालमेल बैठ पाएगा? सरकार बनाने का बना लेगा, लेकिन सामंजस्य कभी तालमेल नहीं बैठ पाएगा और हमेशा विवाद चलेगा। और यही इनहेरेंट डिफेक्ट था वाइमर रिपब्लिक में कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था वहां पर। नो पार्टी कैन अचीव मेजोरिटी, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल सकता था। हमेशा ये गठबंधन में ही चलेगा, मिलीजुली सरकार ही रहेगी और हमेशा विवाद होता रहेगा। यही कारण था कि ये इनहेरेंट डिफेक्ट था वाइमर रिपब्लिक में, और जिसके वजह से कोई सॉल्यूशन, जो जर्मनी की खराब स्थिति हो गई थी उसका कोई सॉल्यूशन उसके पास नहीं था। कोई कुछ करना चाहता था, दूसरा नहीं करने देता था। कोई कुछ योजना बनाता था, दूसरा लागू नहीं होने देता था। तो इस तरह से कभी काम नहीं हो पाएगा। हमेशा यहाँ पे इनस्टेबिलिटी रहेगी, हमेशा कैबिनेट का गठन होगा, तरह तरह से कोई चलने नहीं देगा, फिर इलेक्शन होगा, री इलेक्शन होगा, फिर उसी तरह से होगा। यानी कि इसका भविष्य अंधकार था और उसी तरह से जर्मनी का भी दुर्गति हो रहा था इसी वजह से। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जो था कॉन्स्टिट्यूशन में, वाइमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर देता था कि वो जब चाहे वो इमरजेंसी इंपोज कर सकता है। और जब वो इमरजेंसी, राष्ट्रपति जब इमरजेंसी लगा देंगे जर्मनी में, तो जो लोगों का अधिकार है, सिविल राइट्स, वो सस्पेंड हो जाएंगे एंड रूल बाय डिक्री, और राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार शासन होने लगेगा। तो कोई कानून पार्लियामेंट में पास नहीं होगा, ठीक ना, वो राष्ट्रपति ऐसे ही पेपर पे लिख देंगे और वो लॉ बन जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था और कई बार वहां पे आर्टिकल 48 का यूज हुआ और कई बार कैबिनेट बदले गए। आप अपने बुक में देख के बताओगे कि वाइमर रिपब्लिक के टाइम में कितने बार कैबिनेट में बदलाव आया था। और जो परिस्थिति बढ़ रही थी जर्मनी की, उसमें ये तय हो गया था कि डिक्टेटरशिप कभी भी आ सकता है वहां पे। और ऐसे ही समय के लिए हिटलर अपना बैकग्राउंड तैयार कर रहा था ताकि लोग हाथों हाथ उसको सपोर्ट कर दे, है ना। जो परिस्थिति बन रही थी, लोगों को लग रहा था
कि वाइमर रिपब्लिक के पास उसके समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट है और ये डिफेक्ट को लेकर साथ में जो वाइमर रिपब्लिक चल रही है ये कभी भी समाधान को नहीं ढूंढ पाएगा, और इसीलिए अब दूसरा शासक चाहिए था और कभी भी वहां पे डिक्टेटरशिप लागू हो सकता था। एट द सेम टाइम पीपुल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट। अब लोगों को डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट से विश्वास खत्म होने लगा था। उसको लगता था कि डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट है ये कुछ नहीं कर सकता है, देश की स्थिति को और खराब कर देगा, बिगाड़ देगा, अब इससे ज्यादा खत्म क्या कर सकता है। इसलिए लोगों का पूरी तरह से विश्वास इस पर से खत्म हो गया। ठीक है। और स्टूडेंट, आपने एक बात और आपके मन में आता होगा कि हमने चैप्टर जो शुरू किया राइज ऑफ हिटलर, लेकिन हिटलर का अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो राइज ऑफ हिटलर ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? राइज ऑफ हिटलर। आप वीडियो को देखना, समझना, जहां दिक्कत हो वो पूछना। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।